नमस्कार। कहानी साहित्य की सबसे पुरानी, लोकप्रिय एवं मनोरंजक विधा है। कहानी का उद्देश्य उपदेश देना या मनोरंजन करना ही नहीं है, अपितु वर्तमान संदर्भ में उसका उद्देश्य और भी बढ़ गया है। आज कहानी का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं और संवेदनाओं को उजागर करना है। डॉक्टर सुशील कुमार फुल जी का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले के काइनौर गांव में हुआ। इनका बचपन शिमला में बीता, क्योंकि इनके पिताजी अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े थे, इसलिए उनके साथ इनका रहना सहना रहा। 1966 में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में वे बतौर लेक्चरर नियुक्त हुए और यहीं से 2001 में प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हुए। यूं तो सुशील कुमार फुल जी का साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है, किंतु आज हम बात करेंगे उनके कहानियों के क्षेत्र में। उनकी प्रमुख कहानियाँ यू सिंह लापता है, मेमने, होरी की वापसी, जलजला, मीछव और भी ना जाने कितनी कालजयी कहानियाँ उन्होंने रची हैं। और उनके पात्र और परिवेश में हिमाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि स्पष्टता देखी जा सकती है। आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कहानी के संदर्भ में, कहानी के बारे में, कहानी के आंदोलनों के बारे में, और वे कहानीकार के रूप में किस तरीके से अपने आप को रखते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। कहानी विधा में आपको किस कहानी ने प्रसिद्धि दिलवाई? वैसे तो कई कहानियाँ हैं जिन्होंने प्रसिद्धि दिलवाई, लेकिन मूलतः बढ़ता हुआ पानी कहानी जब पहली सारिका में छपी, उससे लोगों को पता चला कि पालमपुर में भी कोई कहानीकार होंगे। बढ़ता हुआ कहानी ने तो प्रसिद्धि दिलवाई ही, क्योंकि वो सारिका में छपी, और जिस दिन वो कहानी छपी मैं शिमला में था, तो रतन सिंह हिमेश मुझे पकड़ करके ले गए एकदम के चलो चलो आपको मैं मिलवाता हूँ यहाँ के एक संपादक से। तो वो किशोरी लाल वैद्य के पास मुझे ले गए, जो भारतेंदु प्रिंटिंग प्रेस में बैठे थे, और उन्हें बताया कि देखो ये पालमपुर के एक लेखक की कहानी सारिका में छप गई, आज तक किसी की छपी नहीं कहानी यहाँ से। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, और वो एक कथा परिवेश एडिट कर रहे थे, तो उन्होंने एक मेरी कहानी कथा परिवेश में अनुपस्थित शीर्षक से ली, जो हिमाचली परिवेश पर ही थी। फिर उसके बाद जैसा मैंने कहा कि मेमना कहानी तो प्रसिद्ध हुई ही, क्योंकि उसमें उसके निर्णायक जो थे पुरस्कार के, उसमें श्रीलाल शुक्ल थे या गंगा प्रसाद विमल थे या कोई एक और लेखक कोई बड़े दिल्ली के थे जिन्होंने वो पुरस्कार दिया। फिर यू सिंह लापता का कहानी का जो आइडिया है वो सच्चा आइडिया था कि कांगड़ा के ही एक सरदार जी थे, गांव में रहते, वो एक दिन घर आए, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों पत्रकार हैं, राजीव के पास आए वो, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई कि देखो मेरे दो बेटे थे, एक नेवी में और एक आर्मी में, वो दोनों लापता हो गए और उनको 20 साल हो गए लापता हुए, और उनको अभी तक डेड डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए मुझे कोई उनका जो कंपेंसेशन मिलना होता है वो नहीं मिलता है। तो ये कहानी तो मैंने लिखी, लेकिन ये समाचार जब अखबार में राजीव ने अंग्रेज़ी के पत्र में इंडियन एक्सप्रेस में छपवाया, तो इसके बाद उस सरदार जी का वो जो केस था उससे प्रभावित होकर के सरकार ने और दूसरे जो संबद्ध लोग थे आर्मी के, उन्होंने उसको पेंशन वगैरह उसका जो मुआवजा था वो उसको मिला। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ यू सिंह लापता है। यू सिंह का मतलब है उजागर सिंह लापता है, कि वो यहाँ से जाता है वहाँ पहुँचता ही नहीं जहाँ अपने उसने कंपनी में पहुँचना था। तो बड़े दुख दर्द होते हैं जो कहानियों को अमर अजर बना देते हैं।
ऐसे ही मीचव कहानी शंकर SD शर्मा ने मुझे सुनाई थी कि बहुपति प्रथा लाहौल स्पीति में है। तो उन्होंने एक वो कहानी सुनाई, मैंने वो कहानी इतनी अच्छी बूंदी कि वो सारिका में छप गई। तो सारिका में छपने से फिर सब लोग कहने लगे ये क्लासिक कहानी है और इसका जो ढांचा है, इसका कथ्य जो है बहुत प्रभावशाली है और वो सहजात्मकता कहानी की, वो तो मेरी कहानियों का एक गुण बन ही गया था कि सपाट नहीं होती मेरी कहानियाँ, उनमें कलात्मकता कहीं ना कहीं जानती। तो उसके बाद भी एक बाम्बी कहानी थी जो कादम्बिनी में छपी। बाम्बी कहानी PhD के जो शोधार्थी होते हैं, उनके जो एडवाइज़र होते हैं, वो किस प्रकार उनका शोषण करते हैं, उस पर वो आधारित थी वो कहानी भी। उसने भी काफ़ी मुझे नाम दिलवाया। और होरी की वापसी किसानों पर कहानी थी कि होरी किस प्रकार वापस आ जाता है, पुलिस कैसे तंग करती है। हिमाचल का व्यक्ति अपनी ऊन पंजाब में ले जाकर के बेच नहीं सकता और पुलिस कहती है कि हमें टारगेट मिला हुआ है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसकी सारी ऊन ही उतरवा लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि तू स्टैंप क्यों नहीं लगवा के लाया। हिमाचल के जो संबद्ध अधिकारी थे, वास्तव में पंजाब और हिमाचल के जो बॉर्डर के संबद्ध अधिकारी थे, उनका आपस में ये गठजोड़ था कि वो इस तरह से फंसा लेते थे। यहाँ तो बोल देते थे कि आप चले जाओ, कोई नहीं पूछेगा, इस पर कोई टैक्स नहीं होता, और उधर फ़ोन कर देते कि ये आ रहा है, पकड़ लो इसको। तो इस प्रकार से वो होरी की वापसी कहानी कमलेश्वर को बहुत पसंद आई कि इसमें कि इतना कसा हुआ बुना हुआ प्लॉट है और साक्षात है, जो सच्चाई है समाज की, पुलिस की, सरकारों की, राजनेताओं की, वो सारी एक कहानी में आ गई है। इसी तरह एक कहानी जलजला, वो जो कारगिल के हीरो जो थे, कारगिल में जिन लोगों की आहुति उन्होंने दी अपनी, उनमें से एक व्यक्ति पर आधारित वो पालमपुर से ही थे। उनके माता पिता की संवेदना, उनके माता पिता की पीड़ा और सरकार की उदासीनता पर आधारित वो कहानी है। जलजला आ जाता है जब माँ बाप का कोई युवा बच्चा, जिसने 1 महीने की ही सिर्फ तनख्वाह आर्मी में ली और वह बलिदान उसका हो गया, यज्ञ में आहुति उसने डाल दी बचाने के लिए कारगिल को, उस पर आधारित ये कहानी थी। इसने भी बहुत, और एक अभी 2013 में एक कहानी मेरी छपी थी, मुक्ति द्वार, समकालीन भारतीय साहित्य में। उस कहानी पर भी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के छात्रों ने, शोध छात्रों ने एक नाटिका प्रस्तुत की थी, एक उस पर कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी, शोध कॉन्फ्रेंस जैसे करते हैं कि प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इस प्रकार बहुत सी कहानियां हैं जो चुपके चुपके आपको कुछ ना कुछ दे जाती हैं। और पहले तो ये होता था कि दूर दूर तक पत्र पत्रिकाएँ जाती थी और वर्षों बाद भी कई पाठकों के पत्र आते रहते थे, पुरानी पत्रिकाएँ पढ़ते थे, तब भी वो लिख देते थे कैसे ये क्या होता है। ऐसे ही ये जब सारिका में कहानियाँ छपनी शुरू हुई तो मैं छोटा सा एड्रेस लिखता था, कृषि कॉलेज पालमपुर, मेरा इतना सा एड्रेस होता, इससे चिट्ठी पहुंच जाती, यही पत्रिकाओं में छपता था। एक बार नैनीताल में गया बिष्ट, लक्ष्मण सिंह बिष्ट से मिलने, वो उस समय के बड़े कहानीकार थे। तो वहाँ भी उनके स्टूडेंट्स जो मिले, मैंने उन्हें कहा कि मैं पालमपुर से आया, तो वो कहते हैं कि आप सुशील कुमार फूल को जानते हैं, उन दिनों कहानियाँ छपती थी सारिका, धर्मयुग वगैरह में। तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। कहते हैं वो कहानीकार हैं, हमारे प्रिय कहानीकार। मैंने कहा मैं ही हूँ। बड़े खुश हुए वो। तो ये उपलब्धि होती है कहानी की प्रखरता या कहानी का प्रशंसा दूर पार से जब मिलती है तो ज़्यादा अच्छी होती है। घर में तो आसपास के लोग तो वैसे भी उठाते हैं या गिराते भी हैं। तो इस हिसाब से कहानियों ने बड़ा आनंद भी दिया, कहानियों ने मेरे विरेचन भी किया, कैथारसिस होता है कहानी लिखने से, और कहानियों ने प्रसिद्धि भी दी, पैसे भी दिए, सब कुछ दिया। तो धन्य है कहानी जगत। मैं समझता हूँ कि कहानी पत्रिकाओं के संपादक, उनके प्रति भी लेखक को अपना आभार मुझे कम से कम व्यक्त करना चाहिए, चाहे वो कमलेश्वर जी हों, चाहे चंद्रगुप्त विद्यालंकार रहे हों, या शीला झुनझुनवाला जिन्होंने कहानियाँ मंगवा कर रविवार ये दैनिक हिंदुस्तान में और कादम्बिनी में प्रकाशित की।
और ऐसे ही राजेंद्र अवस्थी जी कादम्बनी के जो संपादक थे, या चंदूलाल चंद्राकर जो दैनिक हिंदुस्तान के थे, या विजय सहगल हिमाचल के जो चंडीगढ़ में दैनिक ट्रिब्यून के संपादक थे। तो ऐसे ही और बहुत से संपादक जिनसे वास्ता रहा, और नए जो लोग जो अब भी जीवित हैं वो बलराम प्रेम नारायण हैं जो सारिका में थे, या अवध नारायण मुदगल थे। तो ये बड़े बड़े लोग थे, इनके प्रति भी मैं तो अपने आप को नतमस्तक समझता हूँ कि प्रोत्साहित करने वाले वही होते हैं। हिमांशु जोशी से भी मिलना हुआ था जब कहानी छपी जंगल, तो वो भी प्रसन्न होते हैं और लेखक को भी आनंद मिलता है और प्रेरणा मिलती है। संपादक और लेखक का ये मधुर संबंध जो पहले होता था वो आज शायद नहीं है। जैसे राजकिशोर जी जैसे एक पत्रिका निकलती थी रविवार कलकत्ता से, तो उसमें मेरे सरदार सोवा सिंह पर लेख छपे या कहानी छपी, तो एक कहानी मैंने दूसरी बार उनको भेज दी, तो उनका पत्र आया कि ये कहानी तो आप पहले भी भेज चुके हैं। मैंने कहा ये मुझे अच्छी लगती है, अभी छपी नहीं है। तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो ये इनको ये है कि शायद संपादक ने पढ़ी नहीं होगी और कहानी भेज दी। ऐसे ही एक कहानी मैंने सारिका को भेजी, वहाँ से वापस आई तो धर्मयुग को भेज दी, उसमें छप गई, हालांकि उनके दफ्तर ऊपर नीचे ही थे बॉम्बे में। तो ऐसा कहानियों के साथ होता ही है, और संपादक भी इसका श्रेय संपादकों को भी बराबर का मिलना ही चाहिए। वे ही तराशते हैं, वे ही लेखकों की उंगली पकड़कर उनको आगे बढ़ाते हैं, फिर स्वतंत्र चलना सीख जाते हैं लेखक। आज तक आपके कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? मेरे 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उसके इतर भी कुछ कहानी संग्रह हैं जिनमें चयनित या लोकप्रिय कहानियाँ संकलित करके छापे गए। विभिन्न संस्थाओं ने आपकी कहानियों को पुरस्कृत भी किया हुआ है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी कहानियां हैं जो आपको जिन पर पुरस्कार मिला है। ऐसे तो कई कहानियां अलग अलग समय पर कहानियों पर पुरस्कार मिलते रहे हैं या कहानी संग्रहों पर, लेकिन सबसे पहला पुरस्कार जो अखिल भारतीय हिंदी कहानी प्रतियोगिता में मिला सन 1978 में, वो था मेमना कहानी पर, जो घुमंतु जातियों के जो जीव हैं उन पर आधारित कहानी थी कि किस प्रकार गद्दी समुदाय और गुज्जर समुदाय जो है उनमें आपस में कैसे संबंध भी होता है, तनाव भी होता है, और उनका जीवन शैली उनकी कैसी होती है। इस कहानी पर पुरस्कार मिला। फिर यू सिंह लापता है पर हिमाचल अकादमी का पुस्तक पुरस्कार मिला 1998 में जा कर के। और फिर ये जो यू सिंह लापता कहानी है, ये डॉक्टर महीप सिंह ने वर्ष की श्रेष्ठ कहानियों में भी संकलित की, जो दिल्ली से प्रकाशित हुआ कहानी संग्रह उनका। और फिर उसके बाद भास्कर रचना पर्व जो 2003 में दैनिक भास्कर ने आयोजित किया राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें होरी की वापसी कहानी को पुरस्कार मिला, जो कमलेश्वर जी ने जयपुर में 2003 में वह पुरस्कृत लेखकों को दिया। मुझे भी उसी समय वो पुरस्कार वहाँ पर मिला। वैसे कहानी का पुरस्कार तो पाठक ही होते हैं, और जब मेरी मीछव कहानी सारिका में छपी तो जर्मनी से, इंग्लैंड से, दूसरे देशों से बड़े पत्र आए उस कहानी के बारे में कि या तो लेखक जो है उसको कुछ पता नहीं चलता, या फिर वो कहते हैं कि कहानी हमारे सिर के ऊपर से निकल गई। ये तो बहुत लोग कहते थे, संतराम वत्स जी भी कहते थे कि मेमना कहानी जो है इसको कई बार पढ़ना पड़ता है तब जा कर के समझ आती है कि इसका नायक क्या है, इसका कथ्य क्या है, इसका संप्रेषी क्या है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि कहानियाँ तो अलग अलग कारणों से समय समय पर चर्चित होती रही हैं। एक समय था प्रारंभ में जब मुझे लगता था कि गद्दी जीवन जो है वो इतना कठिन जीवन है कि किस प्रकार वो रेवड़ लेकर के चंबा से चलते हैं और कैसे वो कांगड़ा में, होशियारपुर में इधर उधर आकर के सर्दियों में नीचे उतर आते हैं। गद्दी जन जीवन पर बहुत सी मेरी कहानियाँ रची भी गईं और प्रकाशित भी हुईं, जिनसे मैं
डॉक्टर बंशी राम शर्मा तो ये कहने लगे थे ये पढ़ के उन कहानियों को कि आप शायद पूर्व जन्म में खुद गद्दी रहे होंगे, जो इतना आपको गद्दियों के जनजीवन से स्नेह है। मैं समझता हूँ कि धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, सारिका में, नवभारत टाइम्स की रविवार्ता में या जनसत्ता में उनके, या दैनिक हिंदुस्तान में गद्दियों पर जो कहानियाँ मैंने प्रेषित की और प्रकाशित हुई, उन कहानियों से एक अलग ही प्रकार का परिचय भारत भर में मेरा कहानीकार के रूप में हो गया था, क्योंकि वो बड़ी पत्रिकाएं थी और दुनिया भर में जाती थी इधर उधर। तो उसमें मुझे लगता है कि गद्दियों की ऐसी बातें जो आम लोगों को अजीब लगती हैं, लेकिन उनमें परंपराएं हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनका अपनी जीवन शैली है, उसने मुझे प्रभावित किया और मैंने बहुत सी कहानियाँ वो लिखी और जहाँ भी वो भेजी वो तुरंत छप गई कहानियाँ, चाहे वो धर्मयुग में हो चाहे कहीं भी, मतलब जहाँ भी भेजी, विषय वस्तु की भिन्नता के कारण और शैली की क्लिष्टता के, संश्लिष्टता के कारण वे कहानियाँ पाठकों द्वारा पसंद की गईं। कादम्बनी में भी बहुत कहानियाँ छपीं गद्दियों के जनजीवन पर, और दूसरे पत्र पत्रिकाओं में भी निरंतर छपती रहीं। कहानियाँ जो बड़ी प्रसिद्ध हुई गद्दियों के जनजीवन पर, उनमें फंदा एक ऐसी कहानी थी जो उनके किसी गद्दी की, जब वो रेवड़ लेकर के आ रहा है या जा रहा है तो ऊपर से खड्ड में गिर जाने से जब मृत्यु हो जाती है तो लाश को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो चेले जो हैं वो रस्से से उसकी आत्मा को खींच लेते हैं और रस्से का संस्कार करते हैं। ये मुझे बड़ा अटपटा लगता था, लेकिन बहुत ही रोचक कहानी बन गई और सब ने बड़ी पसंद की। ऐसे ही ठूंठ एक कहानी है जो गद्दियों में ऐसे लोग भी होते हैं, जो लड़कियां जो विवाह नहीं करवाती लेकिन गद्दियों की तरह वो रहती हैं। या फिर मेमना कहानी है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। या फिर चलते ही जाना, चरागाहें ख़त्म होती जा रही हैं और गद्दियों की एक समस्या ये भी थी कि वे कहाँ ठहरें, चरागाह नहीं। जैसे आजकल बहुत आबादी बढ़ गई है शहरों में, उनके ठहरने का या गाँव में ओपन में ठहरने का कोई जुगाड़ नहीं बनता, उस पर भी आधारित मैंने कहानियाँ लिखी। और भी बहुत सी कहानियाँ लिखी। अनुपस्थित कहानी थी जो किशोरीलाल वैद्य जी ने अपने एक कथा परिवेश में ली, वो भी गद्दियों के जनजीवन पर ही कहानी थी। आपकी कहानियों को गहराई से देखा जाए तो उसमें ऐसा लगता है कि पात्र और परिवेश जाना पहचाना सा लगता है। तो इस विषय में भी आप अगर अपनी बात रखना चाहें तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है। मैं समझता हूँ कोई भी कहानी जो लिखी जाती है उसका आधार यथार्थ ही होता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि कहानी कोई चॉकलेट का टुकड़ा तो है नहीं कि जिसे जैसे चाहा जब चाहा सांचे खांचे में ढाल करके बना लिया। कहानी तो इस प्रकार होती है कि जैसे हमारे शरीर में धमनियों में, जिसे मैं सहज कहानी की परिभाषा के रूप में भी कई बार कहता हूँ कि जैसे हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह कलात्मक होता है, उसी प्रकार जिस कहानी में शिल्प और जिस कहानी में विषय वस्तु का संयोजन इस प्रकार से हो जो संश्लिष्ट भी हो और कहीं कहीं क्लिष्ट भी हो, ताकि पाठक जो है वह अपना निर्णय, अपना निष्कर्ष स्वयं भी निकाल सके और कहानी का अंत जो है वो खुला हो, उस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मैंने सारे अपने पात्र जो हैं अपने परिवेश से उठाए हैं, आसपास से उठाए हैं। कल्पना का यदि उसमें रंग होगा भी तो बहुत कम, जैसे आटे में नमक होता है, लेकिन पात्र मैं अपने पहचानता हूँ। और एक बात और कि कहानी हम क्यों लिखते हैं, कहानी मैं तब लिखता हूँ जब मेरे सामने कोई पात्र, अजीब पात्र होता है, या कोई घटना होती है, या कोई आक्रोश लेखक के मन में होता है जिसको वह पब्लिकली या मंच पर नहीं कह सकता। वो अपने पात्रों के माध्यम से, अपनी कहानी के माध्यम से उसी विचार की अभिव्यक्ति करता है। और कहानी होती भी क्या है, आक्रोश की अभिव्यक्ति होती है, जो आप वैसे नहीं कह सकते, वो कहानी के माध्यम से विरेचन के लिए आप उस तथ्य को प्रस्तुत कर देते हैं।
जी, बिल्कुल। आपका जो पात्र और परिवेश जो वर्णित रहा है, कहानियों में शामिल है, वो जो आपका जो एक जो अध्ययन क्षेत्र के साथ साथ जो आपका व्यक्तिगत अनुभव है और उन लोगों के साथ मिलना जुलना रहा है, तो उसी को आधार बना करके जो आपकी कहानियों में जीवंतता आ गई है। तो इसी तरीके से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पात्र का चयन किस आधार पर करते हैं? जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि कोई भी विशिष्ट विशेषता वाला व्यक्ति आपके मन में कुछ न कुछ हलचल पैदा करता है और वहीं से कहानी का प्लॉट तैयार होता है। तो आप पात्र चयन के बारे में भी अगर अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है। जहाँ तक कहानी में पात्रों की बात है, मैं अपनी सारी कहानियों के जो मुख्य पात्र हैं, काल्पनिक भी साथ साथ उसके चलते हैं, लेकिन मुख्य पात्र जो हैं उनको मैं पहचान सकता हूँ। जैसे सन 1980 में एक कहानी फिरौती शीर्षक से रवि वार्ता में छपी। तो वो रवि वार्ता में वो संगणक केंद्र, उन दिनों में कंप्यूटर अभी शुरू ही हुआ था, और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जो थे वो दिल्ली में अपने थीसिस का संयोजन करवाने के लिए या गणन करवाने के लिए जाते थे, अपने डाटा वगैरह प्रोसेस करवाने के लिए। तो वो किसी पात्र ने आकर के मुझे, किसी छात्र ने आकर के मुझे बताया कि सर ये वहाँ पर समस्या आई। वो पूछते हैं आप पालमपुर से आए हैं तो चाय क्यों नहीं लाए, अगर आलमपुर से आए हैं तो चाय क्यों नहीं लाए, नगरोटा से आए हैं तो शहद की बोतल क्यों नहीं लाए। कहने का अभिप्राय ये, तो ये मेरे को लगा कि ये विषय कहानी का हो सकता है, और स्वाभाविक है कि उसमें पात्रों का अवतरण इस प्रकार से किया कि उसमें व्यंग्य भी था, उसमें शैली भी थी, और वहाँ का जो संगणक केंद्र का व्यक्ति था, जब उसने नवभारत में वो कहानी पढ़ी, नाम तो मैं सारे बदल देता हूँ, पालमपुर का आलमपुर कर दिया, अगर उसका नाम मंगल राय था तो मैंने कुछ और नाम कर दिया, बदल देता हूँ। तो लेकिन उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया था, और उस बच्चे ने भी, छात्र ने भी बताया कि वो आपकी कहानी वहाँ पढ़ कर के संगणक केंद्र में हल्ला मच गया। जब अगली बार पालमपुर से छात्र गए तो उन्होंने कहा कि ये तो कहानी हम पर ही लिखी हुई है। ऐसे ही एक बार सांप कहानी जो थी दैनिक हिंदुस्तान में छपी, तो मनोहर लाल का फ़ोन आया कि लगता है ये सांप आपने ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि परिवेश और सारा कुछ वो जो है उसमें वैसा ही चित्रित था। वो इसलिए उन्होंने कहा कि सांप आपने ही छोड़ा हुआ है। उस कहानी के ऊपर मेरा नाम सुशील कुमार ही छपा, फूल कहीं रह गया, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि भाषा शैली और ये पात्र तो कांगड़ा के हैं, तो उस हिसाब से भी पात्र पहचाने जाते हैं। मेरे उपन्यासों में भी जितने पात्र हैं वो सब मैं पहचानता हूँ, मुझे पता है ये कौन व्यक्ति है। ये मेरे घर बार के भी पात्र होते हैं। जैसे एक कहानी थी, किंग लियर लड़खड़ा रहा था, वो रेडियो पर जब प्रसारित हुई तो मेरे ही पिताजी ने वो कहानी सुनी और वो कहने लगे, सुशील ये तो तूने मेरे पर ही लिख दी कहानी। जैसे होता है किंग लियर, उसका शेक्सपियर का ड्रामा, उसमें किस प्रकार वो बूढ़ों को उनके प्रति किस प्रकार उनका व्यवहार होता है, उसमें वैसा चित्रण था। तो इस हिसाब से कहानियों के पात्र तो आसपास के ही होते हैं, कहा घर बार से भी होते हैं, मित्रों में से भी होते हैं, दूसरों में से भी होते हैं। जैसे एक्सटेंशन कहानी मेरी एक कभी पीछे जनसत्ता में छपी थी, या एक कहानी व्यवस्था पर भी छपी थी जनसत्ता के वार्षिक विशेषांक में। तो उनमें सब पात्र मेरे जाने पहचाने थे, और जो लोग उनको जानते हैं उनको पता लग जाता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अभी राकेश कंवर जी ने भी कहा कि आपके उपन्यास खिसकती हुई ज़मीन में कुछ पात्र आपके आइडेंटिफाइबल हैं, जिनको वो पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन पात्र है और किसको लेकर के ये लिखा गया। इस प्रकार मुझे लगता है कि अगर कहानी में पात्र जीवन से उठाए जाएं, वो ज़्यादा सार्थक होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और उन उसका अपना ही आनंद होता है। कल्पना तो थोड़ा सा उसमें या जोड़ तोड़ होता है, वो तो घटनाओं का संयोजन होता है, या कह लीजिए कि काल्पनिक कहानी ना बने, साथ यथार्थ होते हुए भी उसमें कल्पना का थोड़ा बहुत अंश तो रहता ही है, तभी कहानी बनती है, अन्यथा कहानी बने ही ना। यदि आप कहें कि कोई बड़ा धनी आदमी है, वो
रोटी खाता है, होटल जाता है, कार है, ये है, वो है। तो सिर्फ इतना लिखने से तो वो कहानी नहीं बनती। कहानी तब बनती है जब आप उसको कोई ऐसा मोड़ देते हैं, जब कोई ऐसा उसकी परिणति करते हैं जो चौंकाती है, जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में या पालमपुर में, यहाँ तक कि हिमाचल के किसी भी स्थल पर प्रकाशक ना के बराबर हैं। अगर हैं तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो आज तो फिर भी यहाँ प्रकाशक हैं, लेकिन एक दौर जो आपके समय का दौर था तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो प्रकाशन से संबंधित जो समस्याएं आई हैं आपको, आपके कहानी प्रकाशन के लिए, तो उस बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर कुछ बताएं। प्रकाशन सभी लेखकों के लिए कभी ना कभी समस्या रहा ही है। खासकर प्रारंभ में ऐसा सभी के साथ होता है कि उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए तत्काल तैयार नहीं होते लोग। वैसे तो जो बड़े बड़े लेखक हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने भी अपना हंस प्रकाशन शुरू किया, या यशपाल जी ने भी अपना प्रकाशन शुरू किया था, लेकिन हिमाचल की स्थिति कुछ और ही विचित्र है। 3-4 प्रकाशक यहाँ पर होते थे जो कभी कभार छापते थे। जैसे पालमपुर के गोयल बुक डिपो ने सहज कहानी का आंदोलन जब चला, और उसको उन्होंने मेरी सहज कहानियाँ, जो संपादित पुस्तक थी जिसमें 16-17 हिमाचल के सहज कहानीकार थे, उसको प्रकाशित किया। ऐसे ही सोलन में एक प्रकाशक होते थे, एक मंडी में होते थे, और पालमपुर में एक कुमार सेन गुप्ता थे, पालम प्रकाशन वाले थे। 3-4 प्रकाशक थे, लेकिन वो बहुत जल्दी किताबें नहीं छापते थे। ये समस्या हुई। इसीलिए जैसे पहला कहानी संग्रह छपवाने में भी 5 साल लग गए, और फिर दिल्ली से छपवाने में ये लालच होता है कि बड़े प्रकाशक से छपे, वहाँ से भी छप गए, लेकिन उसमें 4-5 वर्ष, 3 वर्ष वो ले लेते थे छापने के लिए। ये सभी हिमाचल के लेखकों की समस्या रही, क्योंकि हिमाचल में कोई कॉरपोरेट पब्लिशर या कोई बड़ा प्रकाशक अब तो बिल्कुल ही नहीं है। पहले भी नहीं थे। वो सिर्फ पुस्तकें छापते हैं जो स्कूलों के लिए बिक जाएं, या कहीं कुछ और लग जाएं, या इधर उधर नोट्स वगैरह जो हैं वो छपते हैं, वो बिकते हैं। तो कहानी, उपन्यास, कविता तो आज भी कोई नहीं छापता, बड़े कम लोग छापते हैं। लेकिन कहानी, उपन्यास वगैरह जो हैं, जब एक बार आप कहीं पहुंच जाते हैं अपनी यात्रा में, तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जब अब मुझे 80, 82, 83 साल की उम्र में पहुंचकर अब कोई समस्या नहीं है प्रकाशन की, बल्कि डिमांड ज़्यादा होती है, उतना लिखा नहीं जाता। लेकिन शुरू में सब लेखकों को अपना अपना वो जो यात्रा करनी पड़ती है, अपना अपना सहन करना पड़ता है पहले। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि दिल्ली के प्रकाशक, चाहे वो आत्मा राम एंड सन्स हों, राजपाल एंड सन्स हों, जिनसे मेरी पुस्तकें छपी, या किताब घर हो, वो रॉयल्टी देते थे, थोड़ी बहुत 10% देते थे। तब किताबों की कीमत बहुत कम होती थी। लेकिन आजकल तो रॉयल्टी बहुत कम लोग देते हैं, और उल्टे वो पैसे मांगते हैं प्रकाशन के लिए, कि नए लेखकों से खासकर, जो चाहते हैं कि रातों रात उनकी किताब छप जाए। एक बार आप स्थापित हो जाते हैं, साहित्य में नाम हो जाता है, फिर आप छपते भी हैं, आपको पैसे तो फिर भी कम ही मिलते हैं। हाँ, मुझे एक अपने बाल उपन्यास पर NVT से, क्योंकि वो छपा था, उपन्यास लाल मिट्टी की करामात, उसके ज़रूर मुझे अनएक्सपेक्टेड 5 लाख रुपए रॉयल्टी जो है 3 साल की इकट्ठी आई। तो वो मैं तो हैरान परेशान हो गया कि इतने कैसे आ गई। नहीं तो रॉयल्टी पहले आती थी 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये, और अब तो दूसरे प्रकाशकों से वो रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं आती। कुछ सुझाव अगर इस संदर्भ में देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें सुझाव तो मुख्य रूप से यही है कि जैसे केरल में कोऑपरेटिव था, राइटर्स का अपना कोऑपरेटिव था, और कहते हैं कि वो रॉयल्टी भी सारे लेखकों को देते थे, और वो लाभ में चलता था। यदि ऐसा ही हिमाचल में कोई प्रकाशन हो राइटर्स का, लेकिन बन नहीं पाया, बड़े सालों से काफ़ी लोग इसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, कोई ऐसा
यदि बन जाए कि जो मेरिट के आधार पर किताबें छपें और उनको रॉयल्टी दी जाए और उनको प्रकाशित किया जाए अच्छी तरह से संपादित करके, तो हो सकता है। दूसरे, हिमाचल अकादमी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर सकती है, लेकिन अकादमी ने रॉयल्टी का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा। वो पैसे देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, वन टाइम जो है 5,000, 10,000, 15,000 कुछ देते हैं, लेकिन उसमें छपने में बहुत समय निकल जाता है अकादमी में, और लेखक चाहता है कि जो लिखा है वो कम से कम 2-3 साल में तो छप जाए। यदि छपे ही 10 साल में तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि राइटर्स अपने लेवल पर अगर कोई कोऑपरेटिव हिमाचल में बना लें और निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से उसका प्रबंधन करें तो वो चल सकता है। अन्यथा तो वही है कि आप दिल्ली से छपवाते रहो, लखनऊ से छपवाओ या कहीं से भी छपवाओ, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ भेंट करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। भले ही वो बाद में आपका रिकवर हो जाए, थोक खरीद में आ जाए, कहीं और आ जाए, लेकिन सारी पुस्तकें तो थोक खरीद में आती नहीं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये गोयल बुक डिपो ने सहज कहानी का जो आपका साझा संकलन प्रकाशित किया था, तो वास्तव में हिंदी कहानी विकास यात्रा में कई पड़ाव रहे हैं, कई आंदोलन रहे हैं। तो उस संदर्भ में भी आपके क्या कुछ विचार हम जानना चाहेंगे कि इन आंदोलनों के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही है? क्या हिमाचल से भी कोई ऐसा आंदोलन निकला है या उसके सूत्रधार कौन कौन रहे हैं? जी, हिंदी कहानी में आंदोलन आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वो 53 के आसपास जाकर नामवर सिंह ने वो नई कहानी का नाम जो दिया, उससे कुछ आंदोलन निकले। नई कहानी है, फिर कहानी है, फिर सहज कहानी है, फिर डॉक्टर महीप सिंह का आंदोलन था, और फिर जाकर के समांतर कहानी का आंदोलन साठोत्तरी साठोत्तरी कहानी, संचेतना कौन सी, महीप सिंह वाली संचेतना में संचेतन कहानी। तो इस प्रकार कई आंदोलन चले, लेकिन इन सारे आंदोलनों की जो पृष्ठभूमि थी वो वस्तुतः वेस्टर्न साहित्य जो था, पाश्चात्य साहित्य जो था, अंग्रेज़ी साहित्य जो था, वहीं से ये निकल करके आती रही, और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है चलते रहे। हिमाचल का भी इसमें मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब समांतर कहानी के विरोध में सहज कहानी हिमाचल, जिसको मैं कहता हूँ, जब हमने उसकी अवधारणा बनाई, क्योंकि समानांतर कहानी जो पढ़ते हैं जिन्होंने सारिका के वो अंक देखे हैं 74 से लेकर 76 तक के, तो वो कहानियाँ ऐसे बनने लगी थी, एक ग्रुप बन गया था सारिका का, जो मेड टू ऑर्डर कहानियाँ जैसे बनाते थे। एक ही तरह की सारी कहानियाँ छपने लगी थी, आम आदमी करके वो कहानियाँ। उसके विरोध में या उसकी प्रतिक्रिया आप कह लें, हिमाचल से भी इसका सूत्र जो विचार था इसका, वो मेरे मन में आया, क्योंकि मैं सारिका का सन 1959 से जब से सारिका 1959 में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी, तो मैं निरंतर उसको पढ़ रहा था और उसमें छप भी रहा था। तो मैंने देखा कि 74-76 में कमलेश्वर ने इतना ज़्यादा उस पर एम्फेसिस दे दिया समांतर कहानी पर कि और ऊब आने लगी। तो उस ऊब को तोड़ने के लिए मैंने ये सहज कहानियाँ, जिसका प्रकाशन गोयल बुक डिपो ने किया, 3000 से ज़्यादा प्रतियाँ इन्होंने तब छपवाई थी। इसमें विचार विमर्श करके अपने साथियों से, उसमें परिभाषा उसकी वही थी जो मैंने पहले भी बोली कि कहानी कोई चॉकलेट का टुकड़ा तो होती नहीं। कहानी तो धमनियों में, शरीर की धमनियों में प्रवाहित रक्त की भांति यदि कलात्मक है, यदि संश्लिष्ट है, यदि उसमें क्लिष्टता है, यदि उसमें रहस्यात्मकता है, यदि उसमें संप्रेषणीय सामग्री को संजो करके अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, तो वो सहज कहानी बनती है। यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसका अर्थ ये निकाला, सहज का अर्थ है सपाट। सपाट नहीं होता, सहज का अर्थ होता है सहजात्मक, जैसे रक्त का प्रवाह सहज होता है लेकिन वो कलात्मक होता है। तो उस प्रकार की कहानियों को मैंने सहज कहानी आंदोलन के रूप में सन
76 में पहले प्रकाशित किया, फिर सन 77 में 87 में जाकर के रचना साहित्य एवं कला मंच ने एक अंक निकाला इसका सहज कहानियों का। उस अवधारणा को भी लिया। उस दृष्टि से देखें तो सहज कहानी जो हिमाचल की थी उसको राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत से विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च भी हुई, लेकिन हिमाचल वाले थोड़े रिलक्टेंट रहे, क्योंकि ऐसा लगता है जो घर से विचार उठता है घर का जोगी जोगना आन बान का सिद्ध, तो उस दृष्टि से। लेकिन वो सहज कहानी आंदोलन ने बहुत से लेखकों को हिमाचल के पहचान दी, और उसमें अब भी जो लेखक छप रहे हैं वो उनकी कहानियों की संश्लिष्टता और क्लिष्टता या उनका ऐसा रहस्यात्मक संप्रेष्य जो है वो आज भी प्रभावित करता है। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हिमाचल का उल्लेख ही आ जाना, अमृत राय जी ने जो सहज कहानी का 1962 में केवल नाम ही दिया था, उन्होंने जैसे सहज कविता है ऐसे सहज कहानी कहा था कि जो जिसमें सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति हो, या महीप सिंह की कहानी थी उसमें भी आम आदमी की अभिव्यक्ति थी, संचेतना हो, जो सोच करके लिखते हैं। सहज कहानी में भी ऐसा ही था कि सहज कहानी जो है वो कलात्मक होनी चाहिए, उसका संप्रेष्य जो है संयोजन उसका जो है वो अच्छा होना चाहिए, शिल्प भी सुघड़ हो और कथ्य भी उसका नवीन हो, तब जा कर के सहज कहानी बनती है। तो इतना भार तो मानना ही पड़ेगा कि सहज कहानी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से विश्वविद्यालयों ने और कहानीकारों ने इसे स्वीकार किया, आलोचकों ने भी, लेकिन सबसे पहले इसे स्वीकार किया था मेरे गुरुजी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उन्होंने सहज कहानी का विशेष रूप से उल्लेख मेरे नाम के साथ किया कि ये योगदान हिमाचल से निश्रित है, और सुशील कुमार फुल की ये अवधारणा जो है ये अमृत राय की अवधारणा से नितांत भिन्न है और एकदम सार्थक एवं प्रभावशाली एवं प्रासंगिक लगती है। तो मैं समझता हूँ यही इस आंदोलन का एक परिणति भी थी, फल भी था, और इसी रूप में बहुत से हिमाचल के लेखकों को माना भी जाता है, जिनकी कहानियाँ कलात्मक हैं, जो कहीं भी छप जाती हैं अब भी, वही सहज कहानी है। वो आंदोलन हमेशा मेरा ख्याल है, आजकल तो आंदोलन ही ख़त्म हो गया, आजकल तो तू मेरी छाप मैं तेरी छापूँ, वो वक्त आ गया है कि कहानी की पत्रिकाएं समाप्त हो गई हैं, बहुत कम पत्रिकाएं हैं और उसमें भी मित्र मंडलियां ही ज़्यादातर छपती हैं। फिर भी ऐतिहासिक उसका जो प्रारूप है, ऐतिहासिक उसका जो महत्व है, वो तो इतिहास में बना ही रहेगा। जी, कहानी आंदोलन के संदर्भ में संबंध में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हिमाचल प्रदेश में जो कहानियाँ लिख रहे हैं कहानीकार हैं, उनके विषय में भी आप अपनी वक्तव्य रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से स्वयं नाम सिद्ध कहानीकार हैं जिन्होंने वर्षों तपस्या की है, वर्षों से लिख रहे हैं, जो सन 50 से या उससे भी आसपास से। तो उनमें वरिष्ठ एक तो कहानीकार हैं, जैसे सब लोग जानते हैं कि योगेश्वर शर्मा जी मंडी वाले जो हैं, उनकी कहानी मुझे पी लिया बहुत अच्छी लगती है। 5-6 उनके कहानी संग्रह आए हैं, वो निरंतर लिख रहे हैं, अब भी लिख रहे हैं। आजकल की उनकी कहानियों में व्यंग्य आ गया है। ऐसे ही सुंदर लोहिया जी जो हैं, उनकी कोलतार कहानी अब भी वही उनकी शाश्वत कहानी है, कालजयी कहानी कही जाएगी। तो इसी प्रकार और आरसी शर्मा जी, जिनका भी कुछ दिन पहले देहावसान हुआ, उन्होंने बहुत कहानियाँ लिखी। तो और भी सुदर्शन वशिष्ठ हैं या राजकुमार राकेश हैं, जो समकालीन इस समय के जो बड़े लेखक हैं, उनमें बहुत से लेखक SR हरनोट हैं या केशव हैं या PC के प्रेम हैं। ये तो हो गए जो शीर्ष पीढ़ी के हो गए, जो वरिष्ठ हो गए आयु में भी और जो लेखन में भी, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और नई पीढ़ी में भी कई लोग उभर करके आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी आलोचना, अपनी समीक्षा, अपना वो उसका विश्लेषण सुनने से कतराते हैं। तो इसी वजह से उनकी कहानियाँ जो हैं कहीं ना कहीं वो छिटक जाती हैं। वो ये कोई भी कहानीकार यदि बनना चाहता है नई पीढ़ी का, मैं उनसे
मेरा तो निवेदन या परामर्श यही रहेगा कि कहानी के पहले पाठक बनिए, अच्छी अच्छी पत्रिकाएं पढ़ें, बड़े लेखकों को पढ़ें, विदेशी भाषाओं की कहानियों के अनुवाद पढ़ें। मैं इस बात को अपनी आत्मशंसा में नहीं, मैं क्योंकि मेरा पीएचडी का जो थीसिस था वो ये था कि 12 भाषाओं के 12 भाषाओं के साहित्य का इतिहास मैंने पृष्ठभूमि के लिए पढ़ना था। तो उसमें बहुत से लेखकों के बारे में, बहुत से, जैसे हेमिंग्वे मेरे प्रिय लेखक हैं, या कोई अमेरिकन लेखक हैं बहुत से, उसमें से भी, पढ़ने से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। और पत्र पत्रिकाएं पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, उससे पता लग जाता है कि आज का स्वरूप क्या है, कहानी में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। अगर हम पुराने ढंग की ही कहानी लिख के रखते रहें तो स्वाभाविक है कि बहुत देर वो चल नहीं पाएगी। उसको हम बोल देते हैं कि ये तो फिल्मी कहानियाँ लिख रहा है, जिसमें काल्पनिकता ज़्यादा होती है, यथार्थ होता नहीं। यथार्थ के बिना कोई कहानी नहीं लिखी जाएगी। नए लेखक लिख रहे हैं, धड़ाधड़ लिख रहे हैं, छप भी रहे हैं, लेकिन यही उनसे मेरा तो निवेदन होगा कि उनको पहले खूब पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, विषय वस्तु का संयोजन करें, और फिर वो शिल्प जो है उसको सीखा जा सकता है, वो पढ़ने से ही सीखा जा सकता है। यदि आप कोई आपका प्रिय लेखक है, उसको अच्छी तरह से मास्टर कीजिए, उसको देखिए कि उसमें क्या कहानी बनती है, कहानी का अंत क्या है। आप अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़ लें, आप रस्किन को पढ़ लें, पुश्किन को पढ़ लें, टॉल्स्टॉय को पढ़ लें। बड़े लेखकों को पढ़ने से हमें उसका एक आधार मिल जाता है, एक ढंग से हम सीख लेते हैं उनमें से। निरंतर पढ़ते जाना और निरंतर लिखते जाना, लेकिन विषय वस्तु, संयोजन और कहानी का अंत थोपना नहीं चाहिए। जैसे मैं नए लेखकों को सोचता हूँ कि वो निष्कर्ष पहले ही दे देंगे, फ्लैशबैक में लिखें तो ज़्यादा अच्छी रहती है कहानी, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से ही जितने उपन्यास, कहानियाँ अंग्रेज़ी में लिखी गई, उसी का वास्तव में विश्व भर में साहित्य में प्रचार प्रसार हुआ। और दूसरी भाषाओं में भी, फ्रेंच है, लैटिन है, इंग्लिश है, इन भाषाओं में भी वे ही कहानियाँ पसंद की गईं जिनमें कुछ अंत तक पहुँचते पहुँचते खुला छोड़ देते हैं लेखक कि अपने आप निष्कर्ष निकालिए। हम निष्कर्ष नहीं थोपेंगे, स्थिति का आकलन करके उसको प्रस्तुत कर देंगे, परोस देंगे आपके सामने कि ये स्थिति है, ये परिस्थितियाँ, ये पात्र हैं, ऐसा ऐसा परिवेश है। कहानी वही होती है जो परिवेश को चित्रित करती है। तो नए लेखकों को चाहिए कि खूब पढ़ें कहानियाँ, और सिर्फ अपनी कहानी का ही नहीं बल्कि उस पर टीका टिप्पणी करें, करवाएं, विचार विमर्श करें। मंच बहुत से हैं हिमाचल में, हर ज़िले में कई कई साहित्यिक मंच हैं, तो वहाँ पर कहानी का पाठ किया जाए, उस पर विचार साझा किए जाएं, तो उससे मैं समझता हूँ कि कहानी काफ़ी आगे बढ़ रही है। वैसे हिमाचल में कोई कहानी का तो कोई संकट नहीं, बल्कि कविता ज़्यादा लिखी जा रही। 500 से ज़्यादा कवि इस समय कविता लेखन में व्यस्त हैं। अभी अभी मैंने अपना हिमाचल का हिंदी साहित्य का इतिहास इंद्रप्रस्थ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ, तो उस संदर्भ में मैंने देखा कि हिमाचल में यदि 500 कवि जो हैं सक्रिय हैं कविता लिखने में, तो 100-150 कहानीकार भी आज हिमाचल में लिखने में, हर ज़िले में कहानीकार कोई ना कोई कहीं मिल जाएगा आपको। और कांगड़ा में तो सबसे ज़्यादा कहानीकार, उपन्यासकार, जैसे संसार चंद प्रभाकर को आप देखें, उन्होंने आदर्श स्थापित कर दिए। वो कहानीकार भी हैं, आजकल तो व्यंग्य लेखक भी हो गए, लेकिन व्यंग्य लेखकों की संख्या जो है वो थोड़ी सिमटी हुई है। 5, 7, 10 लोग ही हैं जो निरंतर व्यंग्य लिख रहे हैं, जिनमें अब गुरमीत बेदी हैं, अजय पराशर हैं, अनिल सोनी हैं, या अशोक गौतम हैं, या प्रभात कुमार जी हैं नाहन वाले, या कुछ और लोग भी इसमें आप देखते ही हैं। छिलकों की छावड़ी में वो व्यंग्य लिखते हैं, किताबें भी बहुत 30-30 लोगों की व्यंग्य की छप गई हैं। इसी तरह कोई निबंध लेखन में, कुछ आलोचना में भी बहुत से लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने आलोचनात्मक ग्रंथ, पीएचडी के थीसिस जो प्रकाशित करवाए हैं, वो भी बड़ी भूमिका मैं समझता हूँ होती है। जैसे अब एक आध का नाम तो लिया ही जा सकता है, जैसे डॉक्टर विजयपुरी ने अपना पीएचडी का प्रबंध जो है
वो उन्होंने प्रकाशित किया। महाराष्ट्र की लेखिका पर उनका सब्जेक्ट था। ऐसे ही कुछ लोग जो हैं या ये शकुंतला राणा हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में लगी हुई हैं, उन्होंने भी अपना शोध प्रबंध जो है हिमाचल और राजस्थान के लोकगीतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित करवाया है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हर क्षेत्र में यात्रा संस्मरण भी लिख रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं। शांता कुमार जी ने तो अपनी जीवनी या अपने आत्मकथा जो है वो भी बड़े ढंग से सुचारू रूप से लिख करके बड़ा प्रभावित भी किया है, और वो पढ़ने योग्य भी है, अच्छा लगता है यदि हम उसको पढ़ते हैं। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत से लेखक हैं हिमाचल में जो पहचान बना चुके हैं, और कुछ लेखक हैं जो पहचान बना रहे हैं, और जो साझा संकलन जैसे कई प्रकाशनों से है। डॉक्टर विजयपुरी ने अपने स्तर पर, मैंने अपने स्तर पर, मैंने कहानी संग्रहों के संपादन कई किए। कोई सन 76 से लेकर के आज तक मेरा ख्याल है 20 कहानी संग्रह जो हैं अब वो मैंने संपादित किए होंगे। ऐसे ही डॉक्टर विजयपुरी ने संवेदना की विधियों से या बहुत से ग्रंथ कर दिया। अब इतने तो नाम भी नहीं याद रहते जितने इन्होंने किए हैं, और बहुत से लोगों को प्रोत्साहित भी इससे लोग होते हैं, करते हैं। संपादक का तो अपना काम है ना जी, संयोजन का, लेकिन इससे काफ़ी नए लेखक निकलते हैं, उनको बल मिलता है। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि लेखकों की भीड़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि लेखकों का एक बड़ा समुदाय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भले ही ठीक है वो दूर पार होते हैं, हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुत जल्दी मिलना नहीं होता। कोई लेखकों का महासम्मेलन यहाँ नहीं होता है। अपने अपने वो क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और खूब लिखते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, HAS हैं, IAS हैं, वे भी साहित्य में काफ़ी रुचि लेने लगे हैं। जैसे पृथ्वीपाल सिंह का एक उपन्यास पिछले दिनों आया, बसंत ऋतु आ गई या कुछ ऐसा उसका नाम था, कृष्णु था पहला नाम उपन्यास का उन्होंने रखा। तो उस दृष्टि से उनका स्वागत है, वो लिख रहे हैं और बहुत मतलब हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं।